ओके, सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद। मेरे साथ ओम का उच्चारण। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Rub your both palm. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. चलिए, ठीक है, तो हम सभी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था थोड़ा बहुत टेस्ट के बारे में. आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ. थोड़ा देर ही पढ़ेंगे क्योंकि आज जितना है आप लोगों का मैक्सिमम चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे. स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या? यस मैम. तो हमने इवेल्युएशन के बारे में पढ़ा था. इवेल्युएशन होता क्या है, मतलब मूल्यांकन आपके. ठीक है, हमने समरेटिव और फॉर्मेटिव पढ़ा था. क्या होता है समरेटिव इवेल्युएशन? व्हाट इज समरेटिव इवेल्युएशन? बोलो भाई. मैम सेमेस्टर वाइज या मैम पूरा ईयर कंप्लीट होने के बाद जो भी हम इवैल्यूएशन करते हैं उससे आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड रुकिएगा. मैम हाँ, फिर से बताएंगे. हेलो, इवैल्यूएशन को आपकी आवाज कट रही है शायद. सुषमा जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? मैम इसमें नहीं मैम इसमें ओवरऑल ईयर के एंड में देखा जाता है कि स्टूडेंट कितना इन्वॉल्व होकर चीजों को करा है और उसका ओवरऑल असेसमेंट क्या रहा है चीजों को लेके, एग्जाम को लेके जो भी कंडक्ट हुए हैं, तो उसको ओवरऑल परफॉर्मा तैयार किया जाता है. क्या है Cumulative एग्जाम्पल evaluation. समरेटिव एग्जाम, समरेटिव का? मैम ईयर एग्जामिनेशन लाइक एक मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, एक होते हैं ईयर के एंड में. तो ईयर एग्जामिनेशन इज द एग्जांपल फॉर समेटिव एवल्यूएशन. ओके, ठीक है. मुझे बताएंगे आप लोग फॉर्मेटिव क्या होता है? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन. मैम ये मॉक टेस्ट हम कह सकते हैं कि टीचर और स्टूडेंट के बीच देखा जाता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट को समझ आ रहा है, और इस बीच में एरर फाइंड किए जाते हैं कि जो हमने टॉपिक पढ़ाया है उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो स्टूडेंट को समझ नहीं आई. फिर उसके बिहाफ पे उसको रिक्लियर किया जाता है टॉपिक्स को लेके. और ये मतलब बच्चे की जो मतलब समझने की चीजें होती है उसको डेवलप करता है अच्छे से, ताकि जैसे कि क्विज हो गया, टेस्ट हो गए, बेसिक टेस्ट, उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया जाता है बच्चे का. इस वजह से उसको डेवलप किया जाता है छोटी छोटी चीजों को. ओके, चलिए. इसमें अब हम पढ़ने वाले हैं टेस्टिंग में, और दो टेस्टिंग है, दैट इज सीआरटी एंड एनआरटी. ठीक है, सीआरटी और एनआरटी किसी भी बच्चे को एक टेस्ट होता है, उसके एग्जाम के परसेंटेज देने के लिए मेनली ये होता है. ठीक है, ये टेस्ट जो होते हैं. सीआरटी का फुल फॉर्म होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट. These are assessment and tests designed to measure student performance. ये ऐसे टेस्ट होते हैं जो किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को देखते हैं अगेंस्ट अ फिक्स सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया. कि इतना क्राइटेरिया है, जैसे कि 100 मार्क्स खुले होते हैं टोटल आपके, तो उसमें से कितने मार्क्स आपके आएंगे. तो आप नेक्स्ट किसी, जैसे कि आप 10th क्लास में होते हो, तो आप जब 11th में जाते हो तो आपके अलग अलग सब्जेक्ट हो, जैसे मैथ हो गया, बायोलॉजी हो गया. तो किसी किसी में क्राइटेरिया फिक्स होता है कि जो 75% के ऊपर बच्चे होंगे उन्हीं को हम बायोलॉजी में लेंगे,
और जो 85 के ऊपर होंगे उन्हीं को हम मैथमेटिक्स में लेंगे। 60 से 75 के पीछे वाले आर्ट्स या कॉमर्स में जा सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया टेस्टिंग का। तो यहाँ पर ये ऐसा टेस्ट है जहां पर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को फिक्स किया जाता है एक क्राइटेरिया बेस पे या लर्निंग स्टैंडर्ड पे। इसमें द परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट डज नॉट अफेक्ट अ स्टूडेंट स्कोर। मतलब कि अगर मान लीजिए एक क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, उन 50 बच्चों के अगर मैं परसेंटेज देखूं तो सबके परसेंटेज वेरी करते हैं। एक का परसेंटेज दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि मैं बोलूं एक जन के 81% है, एक के 84 है और एक के 88 है। ठीक है, तो क्लास में फर्स्ट कौन होगा? 88 वाला, और 84 वाला सेकंड, 81 वाला थर्ड होगा। लेकिन इनके स्कोर दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे, इसके परसेंटेज है तो ये फर्स्ट रैंक लाया, ठीक है, दूसरा ये सेकंड नंबर पे आया या थर्ड नंबर पे आया। तो इसमें जो भी डिफरेंस टेस्टिंग होती है वो परसेंटेज बेस पे होती है, इसमें परसेंट को देखा जाता है। ठीक है, सपोज इन अ टेस्ट स्टूडेंट गेट्स 80 आउट ऑफ 100। मान लो किसी सब्जेक्ट में वो 80 पा रहा है, देन his score will be 80%। अगर आपके 100% का मार्क्स आप 80 करते तो 80% है। नाउ दिस स्कोर इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ अदर स्टूडेंट आर परफॉर्मिंग। एक व्यक्ति, जैसे मैं 80 लाई हूँ, किसी ने 79 लाया, तो मेरा जो 80 है वो बाकी लोगों से इंडिपेंडेंट है। जैसे कि सीटेट के एग्जाम होते हैं, तो अगर मेरे ज्यादा मार्क्स आए हैं तो मेरे को उस परसेंटेज बेस पे ले लिया जाता है। लेकिन जब हम नॉर्म्स की बात करें तो यहाँ परसेंटाइल चलता है। परसेंटाइल और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप 90 परसेंटाइल हैं, मतलब कि आपसे 90 लोग पीछे हैं लेकिन 10 लोग आपसे आगे हैं। ठीक है, मतलब सॉरी 10 जो परसेंट लोग हैं वो आपसे आगे। अब उस 10% में 100 लोग भी आ सकते हैं, 200 लोग भी आ सकते हैं। तो नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है, परसेंटाइल स्कोर चलते हैं। आप लोग देखते होंगे जब नेट के एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उसमें क्या लिखा होता है, इतने परसेंटाइल, परसेंट नहीं लिखा रहता, आपका परसेंटाइल लिखा होता है कि 97 परसेंटाइल। मतलब कि आप 97% लोगों से तो आगे हो, मतलब इतने परसेंटाइल लोगों से आप आगे हो, लेकिन 3% लोगों से आप पीछे हो। तो यहाँ पर परसेंटाइल देखा जाता है, वहां पर परसेंटेज देखा जाता है। ठीक है, तो ऊपर क्या था, परसेंटेज बेस पे ले लिया जाता है। जैसे कि अगर आप पीएचडी के उसमें जाओ तो पीएचडी में जैसे मान लीजिए आपके 80% स्कोर है, आप पीएचडी का इंटरव्यू देते हो, आपको सिलेक्शन कर लिया जाता है। ठीक है कि 80% स्कोर सिलेक्शन कर लो। लेकिन अगर आपका 80% है और आपसे लोग ज्यादा 20 लोग आगे हैं या 20% लोग आगे हैं, तो उनके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो नॉर्म्स रेफरेंस टेस्टिंग कंपेयर साइंस, इसमें क्या कहता है, एक स्टूडेंट की नॉलेज को कब रखेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि इसमें अगर हमारे पास किसी के 97 परसेंटाइल आए हैं तो ये 97 परसेंटाइल वाला व्यक्ति बाकी पिछले 96 से और आगे वाले 3% लोगों के बीच क्या कर रहा है, कंपैरिजन हो रहा है कि ये इतने लोगों से तो आगे है लेकिन इतने लोगों से पीछे है। लेकिन परसेंटेज में हम ऐसी बात नहीं करते कि ये इतने लोगों से आगे इतने लोगों से पीछे। यहाँ पर परसेंटेज देख के ही क्वालिफिकेशन, सीटेट के एग्जाम होते हैं। लेकिन नॉर्म्स डिफरेंसेस में बच्चों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, उनकी स्किल ऑफ नॉलेज देखी थी, इसमें नॉर्म्स बनाए थे। नॉर्म्स मतलब मानक बनाए जाते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्या किया था, इसमें मानक में इसमें क्राइटेरिया फिक्स किया था कि जब बच्चा इतना परसेंटेज लाएगा इतना ही होगा। इट रिपोर्ट्स वेदर टेस्ट टेकर परफॉर्म बेटर और वर्स देन हाइपोथेटिकल एवरेज स्टूडेंट। इसमें देखा जाता है कि बच्चा जो है सही परफॉर्म कर रहा है या गलत परफॉर्म कर रहा है, उसके जितने हम एवरेज स्कोर देखते हैं। ये इसमें बच्चे के परसेंटाइल स्कोर्सेस को कंपेयर किया जाता है, जो मैंने आपको बता दिया। तो इसमें दो चीज बस याद रखनी है, जब भी आपको सीआरटी की बात आए तो आप याद रखना परसेंटेज। ठीक है, 80% यहाँ पर होगा और परसेंटाइल होगा कहाँ पर, नॉर्म्स में। ठीक है, तो परसेंटेज एंड परसेंटाइल में क्या है, डिफरेंस है। समझ में आया इतना? अभी फिर और बताऊंगी आगे। हेलो, यस मैम। इतना है समझ में? यस मैम। जी समझ में मैम। आता है परसेंटाइल क्या होता है? यस मैम। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब हम इन जो टेस्ट है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला बात करते हैं अंडरलाइन पर्पस की, क्या पर्पस है इसका। ठीक है,
फॉस्टर लर्निंग। सीआरटी का क्या था कि बच्चा चीजों को जल्दी सीखे। एनआरटी में क्या था, बच्चे के ग्रुप को उसके परसेंटाइल बेस पे, अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास अगर 10 बच्चे हैं तो एक बच्चे जो संगीता है वो कितना परसेंटाइल है उसका, 80 परसेंटाइल, मतलब कि वो 80 लोगों से तो आगे है लेकिन 20 लोगों से पीछे है। तो ऐसे बच्चे जो 80 परसेंटाइल वाले हैं उनको मैं एक साथ करूंगी, 90 परसेंटाइल वालों को एक साथ और 100 परसेंटाइल वालों को एक साथ। तो एनआरटी में क्या कहता है, पर्पस होता है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को क्लासीफाई किया जाए, अच्छे स्टूडेंट को यहाँ रखा जाए, बाकी स्टूडेंट को छोड़ दिया जाए, ऐसा होता है। लेकिन सीआरटी में ऐसा नहीं होता, बच्चे के परसेंटेज देख के उसकी नॉलेज को भी बढ़ाया जाता है। इसमें डिसीजन कैसे किया जाता है, इसमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, इसको देखने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। मतलब अगर किसी का हमें परसेंटेज देखना है तो हम कौन से टेस्ट रखेंगे, डायग्नोस्टिक, प्रोग्नोस्टिक और अचीवमेंट टेस्ट रखते हैं। और एनआरटी में एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे कि एनआरटी का कौन सा हो गया आपका, नेट का एग्जाम। नेट के एग्जाम में आपके परसेंटेज बेस पे आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपके परसेंटाइल देखते हैं कि कितने परसेंटाइल लोग जो है इस 68% के ऊपर है। जैसे कि 68 कट ऑफ है हमारा, 68%, तो इसके ऊपर कितने परसेंटाइल लोग हैं उन लोगों को ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें प्रोफिकेसी टेस्ट, प्लेसमेंट टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट इसके अंतर्गत आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। सीआरटी में डायग्नोसिस टेस्ट आता है, क्यों आता है, क्योंकि इसमें बच्चों की प्रोग्रेस के लिए किया है, इसको उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए जाता है, इनके नंबर चढ़ाए जाते हैं और आगे बढ़ा दिया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट जो कि जनरली हमारे सेमेस्टर्स के बीच में होते हैं, लेकिन जब हम कहीं नया एडमिशन लेने जाते हैं तो एनआरटी टेस्ट होता है, प्रोफिकेसी मतलब स्किल बेस्ड टेस्ट हमारे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे परसेंटाइल दिखाते हैं कि कितने परसेंटाइल लोग इससे पीछे हैं। आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो उसमें परसेंटाइल बेस्ड जनरली देखा जाता है। लेवल ऑफ जनरलिटी, ये क्लासरूम स्पेसिफिक होता है, मतलब ये जो सीआरटी होते हैं टेस्ट हमारे, क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट, ये क्लासरूम में ही होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जनरली क्विज ले लेना, लेकिन ये ओवरऑल ग्लोबल, जैसे नेट है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये तो क्लास में कॉमन टेस्ट होते हैं, इसमें बच्चों की परफॉर्मेंस देख के उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन इसमें ओवरऑल कितने लोग दे रहे हैं नेट का एग्जाम, इसमें से जितने लोग देते हैं उतने, जैसे इनमें से बोला था 6% लोग जो होते हैं उनको जेआरएफ मिलता है, मतलब कि इस 6%, ये जो 6% लोग हैं वो 94% लोगों से आगे हैं। तो इस 6% में जो लोग आते हैं वो होते हैं 6% टाइम में जो लोग आते हैं उनको हम नेट में सिलेक्ट कर लेते हैं जेआरएफ के लिए। अब आता है स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन, इसमें मेनली बच्चा क्या करता है, चीजों को जानने की कोशिश करता है या फिर उसको कंटेंट पता होता है। जैसे मुझे यूनिट पता है कि मुझे कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है और क्या क्या क्वेश्चन आएगा, जैसे क्या कहते हैं हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, टीचर बोलते हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ लेना, उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, तो 6 रहते हैं और उसी में से आते हैं, आउट ऑफ सिलेबस तो दे ही नहीं सकते। लेकिन जो ऐसे टेस्ट होते हैं ना, एनआरटी टेस्ट जो होते हैं, इसमें आपको कंटेंट पता नहीं होता। जैसे यूनिट तो पता है हमको कि 20 यूनिट है पूरे नेट के एग्जाम में, 10 आपके फर्स्ट पेपर में, 10 आपके सेकंड पेपर में। लेकिन आप हायर एजुकेशन या आईसीटी के क्वेश्चन देखिए, आपके सिलेबस से भी बाहर के कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कंटेंट हमको नहीं पता होता, कहीं से भी आ सकते हैं क्वेश्चन पूछने वाले, चाहे हम कितना भी सिलेबस पढ़ लेंगे लेकिन वो पूछने वाला अपने तरीके से ही क्वेश्चन को पूछेगा। ठीक है, समझ में आया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, स्कोर इंटरप्रिटेशन। इसमें हम स्कोर परसेंट बेस पे देखते हैं, मैंने बताया इसमें परसेंटाइल देखते हैं। इसमें स्कोर रिपोर्ट की स्ट्रेटजी क्या होती है, स्कोर विद आंसर, इसमें आंसर सीट होती है हमारे पास, इसमें स्कोर विदाउट आंसर, आंसर सीट नहीं होती हमारे पास, बस सबके परसेंटाइल एक साथ आते हैं और हम एक साथ फिर परसेंटाइल को डिवाइड कर देते हैं कि भाई कौन कौन लोग इसके अंदर आएंगे कौन नहीं आएंगे। अब आता है लॉजिस्टिक डायमेंशन, मतलब कि इसमें जो ग्रुप होता है मतलब इसमें 30-40 बच्चे होंगे एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इसमें लाखों लोग एग्जाम देते हैं। एनआरटी के लिए बहुत सारे लोग एग्जाम देते हैं। अभी हमारे नेट के एग्जाम में जब योग वाले बैठते हैं तो कम से कम 10-15 हजार लोग बैठते हैं। ठीक है, फिर रेंज ऑफ एबिलिटी, ये होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस मतलब कि एक ही जैसे लोग, अगर आप 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हो या आप 11th क्लास में हो, बायोलॉजी में हो और आपके 3 फ्रेंड और है बायोलॉजी में, तो तीनों के तीनों बायोलॉजी वाले ही होंगे बायोलॉजी का एग्जाम देने के लिए। लेकिन इसमें जरूरी नहीं कि सारे का बैकग्राउंड एक ही हो या एक जैसे लोग हो, ये हेट्रोजीनियस होते हैं, अलग तरीके के लोग भी होते हैं। कुछ लोग
जैसे कि एज आप देखना नेट की एज 31 साल है लास्ट, ठीक है। तो कुछ एकदम 20 साल के लोग भी होते हैं, 20-22 साल के, कुछ 25 साल के भी होते हैं, ठीक है। कुछ 30 साल एकदम लास्ट तक दे रहे होते हैं, कुछ जो है पुणे के, कुछ छत्तीसगढ़, कुछ यहाँ वहाँ के होते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं उनको नॉलेज ऑफ दूसरी होती है लैंग्वेज। तो ये इसमें रेंज ऑफ एबिलिटी हेट्रोजीनियस मतलब विषम होती है और इसमें सम होती है। इसमें टेस्ट की लेंथ छोटी होती है, 3-4 क्वेश्चन दिए खत्म। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। 150 क्वेश्चन आता है नेट के एग्जाम में, ठीक है। टाइम इसमें शॉर्ट होता है, आपके पास 1 घंटा टाइम होगा क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें लंबा समय आपके पास 3 घंटे होते हैं और 3 घंटे में 100 क्वेश्चन। इसमें भी टाइम कभी कभी आप एग्जाम देते हो तो ज्यादा होता है, 2 घंटे 3 घंटे का, लेकिन इसमें क्या चीज रहता है टास्क कि आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। कहते हैं कॉस्ट इन्वॉल्व, इसमें टीचर कंस्ट्रक्टेड होता है कि इसमें टीचर जो बोलेगा, इसमें फी इन्वॉल्व होती है। जैसे आप नेट का एग्जाम दोगे तो उसके लिए यूआर के लिए अलग फीस होती है, मतलब जनरल वाले अलग फीस देते हैं, ओबीसी वाले अलग फीस सबमिट करते हैं, ठीक है। तो इसमें फीस इन्वॉल्व होती है, इसमें फीस इन्वॉल्व नहीं होती टेस्ट देने के लिए, क्योंकि घर का मतलब हमारे कॉलेज का ही टेस्ट होता है जनरली। समझ में आया इतना भाई सीआरटी और यस एनआरटी के मैम। बारे में? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल रही इवेल्युएशन और ये जो टेस्ट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़ लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, हमने टेस्ट पढ़ लिया, सीबीसीएस पढ़ लिया सारे। अब हम पढ़ने जाने वाले हैं वेरिएबल, ठीक है, या फिर लेवल ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं। हम कोई भी चीज को नापने के लिए या कोई भी टेस्ट को देखने के लिए हम कुछ वेरिएबल का यूज करते हैं, कुछ चर का यूज करते हैं, जिनको हम मेजरिंग वेरिएबल बोलते हैं। क्यों मेजरिंग बोलते हैं? क्योंकि इनके द्वारा चीजों को मापा जाता है, ठीक है, अलग अलग डायमेंशन में, ठीक। तो 4 तरीके के मेजरिंग वेरिएबल होते हैं, ये आप लोग पढ़ेंगे रिसर्च में भी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पहला होता है नॉमिनल। एक सेकंड को मैं हिंदी वाली बुक में देखती हूँ है कि नहीं। नहीं लगता है इसमें, नहीं पता, इसमें आप रिसर्च में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ क्योंकि ये चीजें रिसर्च और यहाँ दोनों आती है। किन के बेस पे हम चीजों को मेजर करते हैं, इनको हम मेजरिंग वेरिएबल कहते हैं। तो इनके 4 टाइप है, ठीक है, ऑर्डिनल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। नॉमिनल मतलब जो नाम पर आधारित है, किसी को नाम देकर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला मेरी क्लास में अगर 50 लोग हैं, ठीक है, तो 50 लोग में से जो लोग ब्लैक कलर के कपड़े पहन के आए हैं वो अलग हो जाएं, ठीक है। मैंने क्या किया, ब्लैक कलर के कपड़े पहनने वाले अलग हो जाएं, तो मैंने क्या किया, उसको नेम दे दिया कि ब्लैक के 10 होंगे, 10 जो है ऑरेंज कलर पहने होंगे, 10 जो है व्हाइट कलर पहने होंगे, 10 ग्रीन पहने होंगे, 10 ब्लू पहने होंगे। तो मैंने क्या किया, जब किसी भी वेरिएबल को उसके नाम के आधार पर जब मैं अलग करती हूँ तो उसको बोलती हूँ मैं नॉमिनल। और ये चीजें क्यों की जाती हैं, हमारे किसी भी टेस्टिंग के स्कोर को या किसी चीज को क्या करने के लिए, सरल करने के लिए, ठीक है। तो हम उसमें नाम दे देते हैं चीजों को, उसको बोलते हैं हम नॉमिनल, ठीक है। जैसे कि मैं बोल दूं कि हमारे क्लास में जितने भी मेल और फीमेल है वो अलग अलग खड़े हो जाएं, तो मेल अलग खड़े होंगे, फीमेल अलग खड़े होंगे, तो मैंने क्या कर दिया, नाम दे दिया। तो नॉमिनल में क्या किया जाता है, केवल नेमिंग दी जाती है, ठीक है। क्या दिया जाता है, नेमिंग दी जाती है, नेम। जैसे कि आई का कलर है कि इस आंख वाले, इस आंख की मंजी आंख वाले इधर खड़े हो जाए, काली कलर की पुतली वाले इधर खड़े हो जाए। समझ में आया, ये होता है नॉमिनल। पहला कौन सा है बताओ भाई? नॉमिनल। नॉमिनल। ठीक है, पहला कौन सा हो गया, नॉमिनल हो गया। एक सेकेंड रुकना। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आपका ऑर्डिनल। ऑर्डिनल नाम से, नॉमिनल जैसे पता चलता है ना से नाम,
वैसे ही ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर, ठीक है, कि एक एक ऑर्डर में। अब इसमें याद रखना 4 है ना, तो जो पहला वाला है नॉमिनल वो एक चीज को कंसिस्ट करेगा, मतलब उसके अंतर्गत एक चीज आएगी, जैसे कि केवल नाम। ऑर्डिनल में नाम भी आएगा और ऑर्डर भी आएगा। जैसे कि मैंने बोला मेल और फीमेल अलग अलग खड़े हो जाए। अब इनमें से जो लोग 20 से 25 साल वाले हैं, ठीक है, वो इधर खड़े हो जाए, अलग से पहले खड़े हो जाए, फिर 25 से 30 वाले इधर खड़े हो जाए। ऐसे करके मैंने क्या किया, इनको लेवल ऑफ ऑर्डर दे दिया। फिर मैंने बोला कि जो सबसे कम हाइट वाले हैं वो सबसे आगे खड़े हो जाए। तो मैंने क्या किया, ऑर्डर में खड़ा कर दिया कि सबसे कम हाइट वाला, फिर ये वाला। तो पहले तो मैंने नेम में चेंज किया दोनों को कि मेल और फीमेल खड़े हो जाओ, फिर उसके बाद ऑर्डर लगाया, फिर जो सबसे कम हाइट वाला है, फिर सबसे ज्यादा हाइट वाला, फिर उसके बाद वाला। तो ये क्या हो गया, नेचुरल ऑर्डर। इसमें हम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन से एग्जाम्पल दिया है कि जब हम सेटिस्फेक्शन का लेवल देखते हैं कि आप लोग क्वेश्चनर देखे होंगे, साइकोलॉजी था किसी का या क्वेश्चनर सुना है? यस मैम, सुना है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चनर मतलब प्रश्नावली। उसमें क्या होता है, आपके पास क्वेश्चन होते हैं ना एक, और उनके 5 ऑप्शन होते हैं। किसी किसी में हाँ ना होता है, किसी किसी में 5 ऑप्शन होते हैं। तो 5 में क्या लेते रहता है, अनिश्चित या फिर सामान्य निश्चित, सॉरी क्या कहते हैं, सही, अत्यधिक सही, सही, अनिश्चित, गलत और अत्यधिक गलत। ऐसे करके 5 आपके होते हैं, कॉलम्स होते हैं। उसमें आपको जो सुटेबल लगता है आप उसमें टिक करते हो। तो ये ऑर्डर होते हैं, तो इनका हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल। तो हम क्या करते हैं, जहां पर वेरिएबल को ऑर्डर के बेस पे लगाते हैं उसको हम ऑर्डिनल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरवल। इंटरवल मतलब एक सेम चीजों के बीच में डिफरेंस देखना। जैसे कि आपकी घड़ी होती है ना, वॉच होती है, उसमें कितने कितने कांटे के बाद मिनट्स वो होते हैं, नंबर बनते हैं, बताओ कितने छोटे छोटे कांटे होते हैं? 5 5 5 5 होते हैं। 5 से। तो आपका 1 से 2 तक के बीच में 5, फिर 2 से 3 तक में 5, फिर ऐसे करके 5 5 इंटरवल बना होता है, ठीक है। तो जहां पर चीजें या वेरिएबल्स, किसी भी 2 वेरिएबल के बीच में 2 इक्वल इंटरवल होता है, उस या 2 इंटरवल मतलब उनके बीच में गैप जो होता है उसको हम इंटरवल में मेजर करते हैं। जैसे कि मैंने पहले क्या किया, मेल फीमेल अलग कर दिया नाम से, फिर मैंने हाइट के अकॉर्डिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब मैंने क्या बोला कि इसमें से भी आपने हाइट के अकॉर्डिंग लगा दिया। अब मैंने बोला कि जो 20 से 25 साल तक वाले हैं और 25 से 30 साल वाले हैं वो अलग ग्रुप बना ले। तो मैंने क्या किया, इंटरवल 5 5 का रखा। 10 से 15 वाले, 15 से 20 वाले, सॉरी 10 से 15 वाले, 15 से 20 वाले, 20 से 25 वाले, 25 से 30 वाले, ऐसा मैंने कहा उनको ग्रुप बनाने के। तो अब मैंने क्या किया, इंटरवल में बना लिया। तो मुझे पता चलेगा भाई कितने लोग क्वालिफाई हैं इस चीज के लिए। तो इंटरवल में क्या होता है, जब हम 2 चीजों के बीच में या 2 वेरिएबल के बीच में बराबर गैप रखते हैं, इसको हम इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया भाई? यस मैम। अब आता है हमारा रेशियो। इसमें एक एग्जाम्पल इंटरवल टेम्परेचर। आप जब टेम्परेचर देखते हो तो टेम्परेचर जब मेजर किया जाता है किसमें, आप ये बुखार होती है ना, तो हमारा टेम्परेचर मेजर किया जाता है। तो टेम्परेचर में देखना जीरो नहीं होता, रियल जीरो नहीं होता, वो माना हुआ जीरो होता है, ठीक है। और एक के बाद जीरो के बाद 1 2 3 4, तो उसमें बीच में थोड़ा इक्वल इंटरवल होते हैं। अब आता है रेशियो। रेशियो में क्या होता है, इसमें भी नेम होगा, इसमें भी नेचुरल ऑर्डर होगा, इसमें भी इक्वल इंटरवल होगा। हाइट का जैसे हम देखते हैं तो इंचेस होते हैं ना, हमारे इंचेस लगे होते हैं कि 12 इंच 13 इंच 14 इंच, जैसे इंचेस होते हैं, इंचेस में सेंटीमीटर्स बनते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ट्रू जीरो होता है। इसमें हाइट आपकी 1 से स्टार्ट नहीं होती, कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। टेम्परेचर में भी 0 होता है, 0 -1 और +1। तो जहां पर याद रखना रियल जीरो और रियल जीरो और जीरो में डिफरेंस है। रियल जीरो मतलब जिसके बाद माइनस में कुछ ना जाए। जैसे मैं आपसे पूछूं आपकी हाइट, तो आप बोलेंगे कि -4 है मेरी हाइट, कोई बोलेगा -4 है मेरी हाइट? नो मैम। नहीं। लेकिन मैं बोलूं कि आज आप लद्दाख में कितनी ठंड है, -4 डिग्री, -3 डिग्री, 0 से नीचे भी आ रहा है। तो इसको जहां पर माइनस और प्लस दोनों की तरफ जाए, प्लस भी जा रहा है और माइनस भी जा रहा है, इसको हम नॉर्मल जीरो बोलते हैं, जो कि इंटरवल में यूज किया जाता है। लेकिन रेशियो में कभी भी -0 नहीं होता, हमेशा प्लस की तरफ बढ़ता है। जैसे मैं आपसे ये बोलूंगी
कि आप माइनस आधा किलो टमाटर ले आओ। आप ला पाएंगे क्या माइनस आधा किलो टमाटर? नहीं ला पाएंगे। तो केजीज, वेट हो गया, हाइट हो गया, ये सारी चीजें रेशियो के अंतर्गत आती है। यहाँ पर नेम से आप चीजों को अलग करते हैं, इसमें नेचुरल ऑर्डर भी होते हैं, इक्वल इंटरवल्स भी होते हैं दोनों के बीच में, लेकिन इसमें ट्रू जीरो होता है। जो चीजें जो वैल्यू होती है उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें माइनस में चीजें कैलकुलेट नहीं हो पाती। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपकी हाइट 1.5 है, तो 1.5 को मैं कैलकुलेट कर पा रही हूँ, माइनस 1.5 थोड़ी आपकी हाइट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं होता। इतना समझ में आया? तो रेशियो में क्या होता है? ट्रू जीरो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें ट्रू जीरो होता है, इसमें आप कभी आ गया कि जीरो तो इसमें भी होता है, लेकिन इसमें ट्रू जीरो नहीं होता, ठीक है। ट्रू जीरो रेशियो में होता है, समझ में? इसी को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। और देखो, इसी को हम फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वेरिएबल को कैटेगरिकल और न्यूमेरिकल। कैटेगरिकल मतलब जिसमें हम कैटेगरी के वाइज करें, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, मेल और फीमेल 2 कैटेगरी हो गई है ना, तो नॉमिनल में आ गया। ऑर्डर में क्या हो गया? इतने से इतने वाले इस ऑर्डर में चलेंगे, या मिनिमल, मॉडरेट, सीवियर, ये क्या होता है? ऑर्डर होते हैं। तो कैटेगोरिकल मतलब कि जहां पर हम क्वालिटी देखें चीजों की, क्वांटिटी ना देखें, क्वालिटी पे काम करें, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि आलू 1 किलो लाना, ठीक है। आलू 1 किलो क्या है? क्वालिटी है आलू की या क्वांटिटी है? क्वांटिटी क्वांटिटी मैम। ठीक है। तो किस में आएगा? ये न्यूमेरिकल में आएगा। लेकिन मैं आपसे बोलूं 1 किलो लड़की लेके आना, होगा क्या ऐसा? 1 किलो लड़की लेके आओ, नो मैम, नहीं नो होगा। मैम। लड़की की क्वालिटी पता चलेगी, वो लड़की है, वो लड़का, अलग अलग क्वालिटी। तो हम क्वालिटी देख के जहां पर चीजों को कैटेगराइज करते हैं, इसलिए क्वालिटी के द्वारा हम चीजों को कैटेगराइज करते हैं और क्वांटिटी के द्वारा न्यूमेरिकल बनाते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी में 2 चीज आती हैं, जो आपकी स्टार्टिंग की 2 थी, कौन कौन सी? नॉमिनल एंड ऑर्डर। इसको कैसे याद करोगे पूरे को? NOIR, इसका फुल फॉर्म भी याद करना है, नियोर, ठीक है, सॉरी नॉइर। तो नॉमिनल, नॉमिनल मतलब इसमें चीजें अनऑर्डर्ड होती हैं, ऑर्डर वाइज नहीं होती, बस इसमें एक कैटेगरी होती है विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब इसमें पता होता है हमें, म्यूचुअली हम चीजों को समझ पाते हैं। मेल फीमेल बोलूंगी तो आप ये नहीं कि मेल की जगह में फीमेल उठा के ले आओगे, मेल की जगह में मेल ही उठा के लाए, क्योंकि आपको उनकी क्वालिटी पता है, फीमेल की क्वालिटी पता है। स्मोकर, नॉन स्मोकर, कौन स्मोक करता है, कौन नहीं स्मोक करता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम चीजों को उनके नाम के अकॉर्डिंग, उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको डिफाइन करते हैं। इसमें ऑर्डर्स नहीं होते, लेकिन ऑर्डिनल में ऑर्डर होते हैं और कैटेगरी भी होती हैं विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसमें नंबर बताए, जैसे 1 2 3 4 5, मिनिमल लेवल, मॉडरेट लेवल, सीवियर लेवल और अनबिलेबल पेन। मतलब कि अगर आप कभी जाते हैं डॉक्टर को दिखाने, तो उनसे बोलते हैं ना कि सर मुझे बुखार महसूस हो रहा है, वो पूछते कैसा लग रहा है, मेरे को बहुत कम बुखार लग रहा है, तो मिनिमम लेवल है या मिनिमम पेन है। अगर बहुत ज्यादा तो सीवियर पेन हो रहा है, क्रोनिक पेन हो रहा है। तो हमने क्या किया, पेन को ऑर्डर में कर लिया। मैं ये नहीं बोलूंगी डॉक्टर मुझे 1 किलोमीटर पेन हो रहा है या मुझे 1 किलोग्राम पेन हो रहा है, ऐसे नहीं बोलूंगी। उनको तो ये बोलूंगी ना कि डॉक्टर मुझे मिनिमम, मॉडरेट, ऐसा अजीब सा लग रहा है, सीवियरिटी लग रही है, ऐसे बहुत सीवियर हेडेक हो रहा है। तो मैं ऑर्डर देती हूँ चीजों का, ऑर्डरली मतलब उसको बता रही हूँ कि किस पे है, तो डॉक्टर फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं हमको, ठीक है। फिर वो जब ट्रीटमेंट की डायग्नोसिस कर लेते, तब वो फिर टेम्परेचर है, तब बोलते अच्छा आपको 104 बुखार है, ठीक है, ये सीवियर होगा। तो आप यहाँ पर क्या क्या आया, न्यूमेरिकल के साथ आपका क्या आ गया, ऑर्डर भी आ गया। समझ में आया? तो अब आता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब होल न्यूमेरिकल वैल्यू टिपिकली काउंट, जैसे नंबर ऑफ विजिट ऑफ डेंटिस्ट और डीएमएफ। डिस्क्रीट में क्या होता है, जिसमें हम चीजों को एक एक करके काउंट कर सकते हैं। कंटिन्यूस में क्या होता है, किसी चीज की एक रेंज होती है, जैसे कि हाइट इन सेंटीमीटर, पॉकेट डेप्थ इन एमएम। तो ये डिस्क्रीट कंटिन्यूस नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, लेकिन ये चारों ऊपर के आप याद रखना, ठीक है। समझ में आया भाई इतना? यस मैम। जी मैम। चलिए ठीक है, बस आप लोगों को इतना आज, और क्या था, टाइप ऑफ टेस्ट हो गया था, ठीक है। कल आप लोगों का मेरे ख्याल से कितना 10-17 पेज बता। आज कल कौन सी डेट, कल कौन सा डे है? थर्सडे। एक सेकेंड, यस मैम। थर्सडे ना। आप लोगों की 3 दिन में क्लास कंप्लीट हो जाएगी पूरी, ठीक है।
एक सेकेंड रुको जरा देख ओके लें। मैम। हाँ 67 है। 1 2 3 4 6 7 8 9। ठीक है, आप लोग की क्लास 3 दिन की बची है बस, ठीक है, मतलब कि इस हफ्ते आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट वीक का जो मंडे है आप लोगों का उसमें टेस्ट होगा पूरा। तो मैं आप लोगों को पीडीएफ पहले दे दूंगी, ठीक है सारी। इस पीडीएफ में ओके मैम। वैसे तो जो पीडीएफ से मैं पढ़ा रही हूँ इसमें क्वेश्चन आंसर सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी पढ़ के आ सकते हो आप। इसके अलावा भी क्वेश्चन आंसर मैं पूछूंगी आपसे। तो ये पीडीएफ मैं आपको जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगी दे दूंगी, नहीं तो मैं आपको आज भी दे सकती हूँ, लेकिन आप मेरे साथ 3 दिन तक बने रहोगे उसका आप लोग मुझे वो करो तब मैं दूंगी ये पीडीएफ आज। यस मैम। पूरी क्लास बराबर करनी है। यस मैम तो पक्का। मैम कल 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 वाला टॉपिक भी पढ़ा के दे देना। कौन सा कलर टॉपिक? कल कंप्लीट करके कल दे देना, नो प्रॉब्लम। हाँ कल ही दूंगी, मतलब आपको पीडीएफ। बेसिक नोट्स तो बनाए हुए हैं। हाँ ठीक है, तो मैं आप लोगों को कल दे दूंगी पीडीएफ आपकी, और परसों और नरसों आपके पास टाइम रहेगा पूरी पीडीएफ पढ़ने का। मतलब कल थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे आपके पास टाइम रहेगा। संडे को या तो क्विज बेस पे करा दूंगी या मंडे को लूंगी, तो आपके पास 3 दिन टाइम मिल जाएगा, ठीक है। फिर मंडे से हम रिसर्च स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक आधे घंटे का क्विज लेके आधे घंटे रिसर्च स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। ओके मैम। ओके चलिए, तो आई थिंक कितने दिन हो गए आप लोग को क्लास करते हुए? 15। और अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज मैं हमेशा सारी क्लास 20 दिन में कराती हूँ, और अकॉर्डिंग टू मी 20 दिन में आपकी क्लास हो जाएंगी। आज 16वां दिन है, 3 दिन और बचे आपकी क्लास को, इंक्लूडिंग टेस्ट 20 दिन हो जाएंगे, ठीक है। और मेरे प्रीवियस क्लासेस भी आप लोग देखेंगे, सारी क्लासेस मेरी 20 दिन में ही होती थी, तो अब पता नहीं कि ये